आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने सच में सबको सन्न कर दिया है। कोलकाता के एक अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या। एक जगह जो मतलब सुरक्षा का प्रतीक होनी चाहिए, वहीं इतनी वहशत। बिल्कुल, ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, तो इस स्रोत के आधार पर चलिए इस पूरी घटना की परतें खोलते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ, जांच में क्या सामने आया और इसके मायने क्या हैं। जी, शुरुआत होती है 9 अगस्त 2024 की सुबह। कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। वहां के सेमिनार हॉल में 31 साल की जूनियर डॉक्टर मौमिता देवनाथ मृत पाई गई। सुबह 7 बजे? किसी स्टाफ ने उन्हें देखा। किस हालत में? हाँ, स्टाफ ने देखा, अर्धनग्न हालत में थी वो। शरीर पर गंभीर चोटें थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, पर बचाया नहीं जा सका। हे भगवान, ये तो भयानक है। और परिवार के लिए तो सोचिए, ये और भी दर्दनाक था। उन्हें सुबह करीब लगभग 11 बजे फोन पर बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। क्या? आत्महत्या? परिवार को यकीन कैसे होता? वही तो, रात में ही तो उनकी बेटी से बात हुई थी और वो बिल्कुल ठीक थी। और उन्हें अपनी बेटी को देखने तक के लिए 3 घंटे इंतजार करवाया गया। ये तो शुरू से ही शक पैदा करने वाली बात है। बिल्कुल, और शक सही भी साबित हुआ। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसने आत्महत्या वाली थ्योरी को तो पूरी तरह से खारिज कर दिया। रिपोर्ट में जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। क्या पता चला रिपोर्ट से? रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह एक बेहद क्रूर हत्या थी। पेल्विक हड्डी, मतलब कूल्हे की हड्डी टूटी हुई, गर्दन की हड्डी टूटी हुई, यहां तक कि आंखों में चश्मे के टूटे कांच के टुकड़े मिले। शरीर पर अनगिनत चोटें थी, कई हड्डियां टूटी हुई थी। ओह, ये सुनना भी मतलब बहुत मुश्किल है। और सोर्स में वो सामूहिक बलात्कार वाले शक का भी जिक्र था। हाँ, और ये पोस्टमार्टम की शायद सबसे चौंकाने वाली फाइंडिंग्स में से एक थी। शरीर से 150 ग्राम वीर्य मिला। 150 ग्राम? जी, सामान्य तौर पर यह मात्रा करीब 10 ग्राम होती है। इतनी ज्यादा मात्रा ये इसी तरफ इशारा करती है कि हमले में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। तो फिर जांच आगे कैसे बढ़ी? कोई सुराग मिला? कुछ तो हाथ लगा होगा। एक बड़ी मुश्किल ये थी कि उस सेमिनार हॉल में जहां डॉक्टर आराम कर रही थी, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अरे बाप रे! लेकिन घटनास्थल से एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला। ब्लूटूथ हेडफोन? अच्छा। और यहीं से जांच को दिशा मिली है ना। बिल्कुल। जब अस्पताल स्टाफ के ब्लूटूथ कनेक्शन चेक किए गए तो वो हेडफोन संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति के फोन से कनेक्ट हुआ। संजय रॉय, ये कौन था? ये एक सिविक वॉलंटियर था जिसे अस्पताल में मतलब आसानी से आने जाने की इजाजत थी। और जब उसे पकड़ा गया तो वो नशे में था। और उसने जुर्म कबूल कर लिया, सोर्स यही कहता है। अश्लील सामग्री भी मिली है। और सीसीटीवी फुटेज का क्या उससे कुछ पता चला? हाँ, सीसीटीवी फुटेज ने भी उसकी हरकतों की पुष्टि की। रात 11 बजे अस्पताल में घुसते हुए दिखा वो, फिर देर रात 3-4 बजे के बीच अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी की लोकेशन चेक करते हुए, और सुबह 4 बजे उस कमरे में घुसकर करीब 45 मिनट तक अंदर रहा। ये जानना भी कितना दुखद है कि डॉक्टर मौमिता वो 36 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के बाद वहां बस थोड़ा आराम कर रही थीं, और वो अपने परिवार की अकेली कमाने वाली थीं। पिता स्कूल यूनिफॉर्म बेचते हैं। कितना मुश्किल रहा होगा परिवार के लिए। हाँ, बहुत। और इस घटना का असर भी बहुत गहरा हुआ। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, डॉक्टरों का गुस्सा भड़क उठा। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई। ये घटना सीधे तौर पर डॉक्टरों की सुरक्षा पर, खासकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सही बात है। मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार है, लेकिन जैसा कि सोर्स में बताया गया, वो वीर्य की मात्रा के आधार पर दूसरे हमलावरों की तलाश अभी जारी है। सोर्स इस तरफ भी इशारा करता है कि शायद आरोपी को बचाने की कुछ कोशिशें हो सकती हैं। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे वो जगहें जिन्हें हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, अस्पताल जैसी जगह, वहां इतनी बड़ी, इतनी भयानक अनहोनी हो सकती है। इसने न सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी को बल्कि पूरे समाज को सुरक्षा की भावना पर सोचने को मजबूर किया है। बिल्कुल। और जैसा सोर्स बताता है कि आरोपी ने जुर्म कबूल तो कर लिया, लेकिन ये नशे का बहाना या उसे बचाने की कोशिशों वाली आशंका भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे मामलों में सच सामने लाना और न्याय दिलाना वो कितना जटिल और मुश्किल हो सकता है ना।